एक बात सोचिए, कल्पना कीजिए एक बहुत ही भव्य इमारत की, जिसे ऐसे लोग बना रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में वास्तुकला या कहें आर्किटेक्चर का भी नहीं सीखा है। हाँ बिल्कुल, कोई जानकारी नहीं है। सही कहा, न कोई ब्लूप्रिंट है, न कोई ट्रेनिंग है और न ही कोई डिजाइन। बस ईंट पर ईंट रखी जा रही है और जो बाहर से देखने में लग रहा है कि किसी भी दिन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। बिल्कुल, मतलब अगर कोई ऐसी इमारत को बनते हुए देखेगा तो यही कहेगा ना। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो क्या हम अपने समाज की सबसे अहम इमारत, मेरा मतलब है बच्चों की परवरिश, क्या हम बिल्कुल इसी तरह नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही सटीक और सच कहूं तो थोड़ी डराने वाली तस्वीर है। हम असल में मान कर चलते हैं कि जैसे ही कोई इंसान माता पिता बनता है, उसके अंदर बच्चे पालने का हुनर या वो वास्तुकला अपने आप आ जाती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो। हाँ, जैसे ये कोई बस बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, जबकि असल में ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज का हमारा विषय है बचपन की वास्तुकला। हम कुछ ऐसे बहुत ही अहम स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं जो ये बताते हैं कि बचपन के अनुभव कैसे एक पूरा समाज तय करते हैं। ये चर्चा सिर्फ माता पिता के लिए नहीं है। जो लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये समझना जरूरी है कि समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से एक बच्चे का माहौल गढ़ता है। बिल्कुल, हमारा मिशन आज ये समझना है कि विषय की शिक्षा और जीवन जीने के कौशल के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है वो क्यों है और कैसे बचपन का डर पूरे एक लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है जो हमारे सोर्स भी कहते हैं वो ये है कि बच्चे भविष्य होने से पहले वर्तमान होते हैं। ओहो, ये लाइन बहुत गहरी है ना? किसी भी सभ्यता का हृदय पिंड बच्चे ही होते हैं, पर हम अक्सर उन्हें बस एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं जिसे भविष्य के लिए तैयार करना है। और इसी भविष्य की तैयारी के चक्कर में हम उनके आज को कुर्बान कर देते हैं। मतलब समाज और लोकतंत्र पे बात करने से पहले हमें उस बुनियादी गलतफहमी को समझना होगा जो शिक्षा और जिंदगी जीने की कला को एकदम अलग अलग देखती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खाई है। स्रोत के अनुसार हम ये मान बैठे हैं कि विद्यालय या स्कूल बच्चे को नौकरी के लायक बना देंगे और बाकी चीजें वो खुद सीख लेगा। बिल्कुल, अभिभावक सोचते हैं कि जीवन जीने का कौशल स्वतः आ जाएगा, बस स्कूल भेजो, अच्छे नंबर लाओ और जिंदगी सेट है। लेकिन क्या ये मान लेना बेवकूफी नहीं है? मतलब जीवन कौशल कोई बाय प्रोडक्ट तो है नहीं कि आप गणित के फॉर्मूले रटेंगे या साइंस के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने आप रिश्ते निभाना या तनाव झेलना आ जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये तो किसी ऐसे कारखाने की तरह हो गया जो दिन रात बस पुर्जे बना रहा है, लेकिन पूरी मशीन कैसे असेंबल होगी और कैसे चलेगी इस बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। हम वाकई सिर्फ पुर्जे बना रहे हैं। स्कूल और सिलेबस का अपना एक बहुत ही सीमित दायरा है। उनका पूरा फोकस परीक्षा पास कराने पर है। हाँ, उनका अपना प्रेशर है। बिल्कुल, तो ऐसे में सारा का सारा बोझ उस छोटे से बच्चे पर आ जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो खुद ही एक स्वनिर्भर और समझदार नागरिक बन जाएगा। मतलब स्कूल ने हाथ खड़े कर दिए और घर वालों ने मान लिया है कि ये तो स्कूल का काम है या बच्चा खुद सीख लेगा। हाँ, और परवरिश को एक सीखने वाले विषय के बजाय एक पारंपरिक प्रक्रिया मान लिया गया है कि बस खाना खिलाओ और बड़ा करो। तो फिर घरों में असल में क्या चल रहा होता है? मतलब अगर हम पारंपरिक परवरिश की बात करें तो कुछ बहुत ही खतरनाक भ्रांतियां हैं जो हमारे समाज में जड़ जमा चुकी हैं। सबसे पहली भ्रांति तो यही है कि परवरिश कोई सीखने की चीज नहीं है, और दूसरी जो सबसे खतरनाक है वो ये कि बच्चे को थोड़ा डर दिखाया जाए तो उसकी आदत सुधर जाती है। हाँ, मैंने देखा है घरों में बात बात पर डराना। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि बड़ों का दबाव और डांट डपट ही बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाता है। बस बड़ों का आदर करना सिखा दो, चाहे वो डर से ही क्यों ना हो, तो काम हो गया। अच्छा, यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। मैं थोड़ा यहाँ सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचें तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि डराने से बच्चा तुरंत चुप हो जाता है, उसकी जिद वहीं खत्म हो जाती है, घर में शांति आ जाती है। तो फिर स्रोत इसे इतना विनाशकारी क्यों मान रहा है? क्या शॉर्ट टर्म में डर काम नहीं करता? देखिए, शॉर्ट टर्म में डर बिल्कुल काम करता है। बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन वो चुप क्यों होता है? आदर से नहीं, बल्कि खौफ से। खौफ से। और यहीं से शुरू होता है डर का चक्र।
साइकिल ऑफ फियर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे से गलती से पानी का गिलास टूट गया। हाँ, आम बात है। अब माता पिता का पहला रिएक्शन क्या होता है? चीखना, चिल्लाना या शायद मारना। उस पल में बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो ये नहीं सीखता कि मुझे गिलास ध्यान से पकड़ना चाहिए था। तो वो क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि गलती करने का मतलब है खतरा। उसे समझ आता है कि जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए वही लोग उसके लिए सुरक्षित नहीं है। ओहो, मतलब उसका ट्रस्ट टूट जाता है। बिल्कुल। जब बच्चे को बार बार अपने संबंधों में गुस्सा, झूठ, धोखा या हिंसा के अनुभव मिलते हैं तो वो एक अनिश्चितता और डर विकसित कर लेता है। वो दूसरों को सहने या समझने के बजाय उनसे नफरत करना और दूरी बनाना सीखता है। यानी बच्चा मूर्त अनुभवों से सीखता है, जो वो अपनी आंखों से देखता है या महसूस करता है, ना कि लेक्चर से। एकदम सही। और अगर ये डर इतना नुकसानदायक है तो हमें ये समझना होगा कि एक बच्चे का सही विकास किन पैमानों पर होता है। हाँ, मतलब अगर डर काम नहीं कर रहा तो फिर सही तरीका क्या है? और ये जो गलत अनुभव हैं वो कैसे एक स्थायी आघात या कहें ट्रॉमा बन जाते हैं? स्रोत में बच्चे के विकास के 4 बहुत महत्वपूर्ण सोपान या पिलर्स बताए गए हैं। पहला है व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी। हाँ, ये खेलकूद और कहानियों से आता है। जब बच्चा आजादी से खेलता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है। अच्छा, और दूसरा है सामाजिक अनुकूलन यानी सोशल अडेप्टेशन। जब वो दूसरों के साथ खेलता है तो साझेदारी, सम्मान और संघर्ष समाधान मतलब झगड़े सुलझाना सीखता है। मतलब अपनी बारी का इंतजार करना, शेयर करना, ये सब। बिल्कुल। तीसरा सोपान है शिक्षा और बौद्धिक क्षमता। ये सिर्फ रटना नहीं है बल्कि असल समस्याओं को हल करने की क्षमता है। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस। हाँ, जो कि सुरक्षा और देखभाल से आता है। इसी से बच्चा तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे अपनी एनालॉजी से जोड़ूं तो स्नेह का अनुभव उपेक्षा या क्रोध से देने की कोशिश करना तो ऐसा है जैसे बंजर जमीन में बीज बोना और फिर रातों रात हरे भरे पेड़ की उम्मीद करना। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे जोड़ा है। अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो बच्चे का अनुभव केवल उसका परिवार तय नहीं करता। और कौन करता है? आस पड़ोस और पूरा परिवेश। अगर बच्चे को घर में या पड़ोस में कुछ सृजन करने का या अपना स्थान साझा करने का सुरक्षित अनुभव ही नहीं मिला तो वो अचानक से 20 साल का होकर समझदार कैसे बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, मतलब चमत्कार तो नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये बात समझ आती है कि अधिकतर जो ट्रॉमा है वो किसी बाहरी हादसे से नहीं बल्कि संबंधों की अंतरंगता से पनपता है। मतलब अपनों से मिला हुआ दर्द। हाँ, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक सुरक्षा का अभाव ही सबसे बड़ा ट्रॉमा है। ये बात तो सच में अंदर तक हिला देने वाली है। अगर एक बच्चा डरा हुआ है या असुरक्षित है तो वो केवल अपने परिवार के लिए एक चुनौती नहीं है बल्कि वो पूरे समाज के लिए चुनौती है। बिल्कुल। मुझे अब समझ आ रहा है कि ये सीधे तौर पर हमारे देश की राजनीतिक और सामाजिक संरचना, हमारे लोकतंत्र के लिए एक सीधा खतरा है। यही इस स्रोत का सबसे मजबूत और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। एक छोटे बच्चे का डर और देश का लोकतंत्र, ये कनेक्शन कैसे बनता है? देखिए, अगर बच्चा घर में ये देखता है कि बात मनवाने के लिए शक्ति का प्रयोग या यूज ऑफ फोर्स करना पड़ता है या छीना झपटी करनी पड़ती है तो वो इसी को जिंदगी का तरीका मान लेता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। और ये एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि लोकतंत्र के केंद्र में क्या है? सामूहिक संवाद, बातचीत। हाँ, असहमति से सहमति की साझेदारी। सही कहा। तार्किकता, सृजनशीलता और विविधता की सराहना, ये सब एक ऐसे समाज की नींव है। लेकिन अगर बच्चे ने कभी संवाद देखा ही नहीं तो वो समाज हमेशा ऐसे नागरिकों के कारण स्थगित रह जाता है। ये सच में चौंकाने वाला है। मतलब एक बच्चे का घर में अपनी बात मनवाने के लिए जिद या शक्ति का प्रयोग करना असल में लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक माइक्रो थ्रेट है, एक सूक्ष्म खतरा। हाँ, बिल्कुल माइक्रो थ्रेट है। माता पिता के आपसी संबंध कैसे हैं, वे पड़ोसियों से कैसा बर्ताव करते हैं और विद्यालय में शिक्षक और छात्र का संवाद कैसा है, ये सब छोटी छोटी चीजें अंततः एक नागरिक के रूप में बच्चे का वर्ल्ड व्यू तय करती हैं, दुनिया को देखने का नजरिया। हाँ, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है
क्या हमारा मौजूदा समाजीकरण जो घरों में हो रहा है वो लोकतंत्र के अनुकूल है? अगर हम ईमानदारी से जवाब दें तो शायद नहीं। हम घरों में तो तानाशाही ही चलाते हैं। मैंने कह दिया ना, इसलिए करो। बिल्कुल। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वही बच्चा बड़ा होकर एक सहिष्णु और लोकतांत्रिक नागरिक बनेगा। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा है, व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य से लेकर पूरे देश का लोकतंत्र तक, तो इसका समाधान क्या है? हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हाँ, क्योंकि हम इसे केवल भाग्य के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। क्या हम बस उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया गया है। भारत जैसे विविध देश में स्थानीय स्तर पर गतिशील और प्रभावी सामुदायिक केंद्रों यानी कम्युनिटी सेंटर्स की स्थापना करना, कम्युनिटी सेंटर्स, जहां लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, एक ऐसा स्थान जहां अभिभावकों और पड़ोसियों को एक साथ लाया जा सके, जहां उन्हें बच्चों की मनोविज्ञान और उनकी परवरिश सावधानी और सौंदर्य के साथ करने के लिए जागरूक किया जा सके। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ व्यावहारिकता पर सवाल उठाना चाहूंगा। क्या अभिभावकों को ये स्वीकार करने के लिए राजी करना मुश्किल नहीं होगा? किस बात के लिए? मतलब ये मानना कि उन्हें परवरिश सीखने के लिए किसी कम्युनिटी सेंटर में जाने की जरूरत है। लोगों का ईगो तो बहुत बड़ा होता है। वो कहेंगे, हमें सिखाओगे कि बच्चा कैसे पालना है? ये आपत्ति बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे एक रेमेडियल क्लास की तरह पेश नहीं करना है। ये स्पष्ट करना होगा कि यह केवल एक परिवार का काम नहीं है, इसमें पूरा समुदाय शामिल है। मतलब इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड वाली बात। एकदम से। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बचपन के उन खतरनाक अनुभवों से बचाना है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। हाँ, वो ट्रॉमा जो हमेशा साथ रहता है। बिल्कुल। जब पड़ोसी, शिक्षक और माता पिता एक साथ बैठकर इस जिम्मेदारी को समझेंगे, तभी एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नागरिक का निर्माण संभव हो सकेगा। ये वाकई एक बहुत ही शानदार सोच है। तो अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण को समेटें, तो ये स्पष्ट होता है कि विषयगत शिक्षा और जीवन कौशल के बीच की इस बड़ी खाई को हमें हर हाल में भरना होगा। और पारंपरिक जो डर आधारित परवरिश है उसे छोड़ना होगा, क्योंकि ये न केवल बच्चे के भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि एक लोकतांत्रिक और सृजनशील समाज की जड़ों को भी खोखला करती है। बिल्कुल सही बात है। इसका हल समाज के सामूहिक प्रयासों और अभिभावकीय जागरूकता में ही छिपा है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वे चाहे माता पिता हों, शिक्षक हों या सिर्फ एक पड़ोसी हों, उनका हर एक संवाद मायने रखता है। बिल्कुल, उनके छोटे छोटे व्यवहार उनके आसपास के बच्चों के जीवन का अनुभव गढ़ रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हमें काफी समय तक सोचना पड़े। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए, अगर किसी देश का लोकतंत्र और उसका समाज केवल उसके बच्चों के बचपन के अनुभवों का ही एक बड़ा रूप है, तो जरा सोचिए, आज अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, चाहे डांट रहे हो या प्यार कर रहे हो, बिल्कुल उस छोटे से व्यवहार से आप अनजाने में भविष्य की किस तरह की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को अपना वोट दे रहे हैं। क्या आप तानाशाही को वोट दे रहे हैं या एक सच्चे लोकतंत्र को? ये सोचने वाली बात है।